हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज मेरा टॉपिक है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। इसके पहले हमने आपको कई सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है, जो कि ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी में परावर्तन पहले मैंने खत्म कर दिया। इसके बाद अपवर्तन चल रहा है और अपवर्तन में हम आज वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध बताएंगे। ये वास्तविक गहराई या आभासी गहराई है क्या? तो देखो, कभी यदि आप एक पात्र में, बड़े से पात्र में पानी भर दीजिए और उसमें एक छड़ी डुबा दीजिए, ऐसा लगेगा कि छड़ी लटका हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा झुका हुआ नजर आएगा। जो हमें वास्तविक रूप से छड़ी दिखाई देना चाहिए वो हमें वास्तविक रूप से दिखाई नहीं देता, बल्कि हम उसको आभास कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि छड़ी कहीं से टूट गई है, मुड़ गई है। पानी में यदि आप एक लकड़ी का गुटका रख दें तो ऐसा लगता है कि गुटका ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है। वास्तविक रूप से जितना गहरा होना चाहिए उतना गहरा हमें दिखाई नहीं देता। इसके पीछे रीजन क्या है वो चीज समझेंगे। तो जो हमें दिखाई देना चाहिए वो उसका वास्तविक गहराई होता है, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं दे पाता उसके अपेक्षा हम उसे अनुभव कर पाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो वस्तु हल्का नीचे से उठा हुआ नजर आ रहा है, तो उसका आभासी गहराई कहलाता है। जैसे यहां पर एक पात्र हमने ले रखा है, इस पात्र में पानी रख दिया है और इसमें एक लकड़ी का गुटका बिंदु पी पर यहां पर हम रख देते हैं। सिंपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा लकड़ी का गुटका है। थोड़ा समझेंगे, बेहतर रूप से समझाऊंगा। अब इस लकड़ी के गुटके को हम यदि ऊपर से देखते हैं, कहीं यहां से मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए एक हमारे पास आंख है, इसके माध्यम से हम इस लकड़ी के गुटके को देख रहे हैं। ठीक, तो ये लकड़ी का गुटका वास्तविक रूप से हमें यहां दिखाई नहीं देगा, बल्कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। वास्तविक रूप से बिंदु पी पर हमें नजर नहीं आएगा, ये हमें ऐसा लगेगा कि ये पी डैश पर है, कुछ ऊंचाई तक उठा हुआ है। तो ये जो जल के तल से ये बिंदु पी तक की गहराई, ये वास्तविक गहराई है। मतलब पानी के इतने गहराई पर हमने गुटका को रखा है, वस्तु को रखा है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है पी डैश पर। तो ओपी जो है उसका आभासी गहराई होगा। आभासी मतलब हम आभास कर रहे हैं। तो इसकी वास्तविक गहराई जो है एच है, मतलब इस जल के तल से इस बिंदु पी की गहराई एच है। मतलब यहां पर वस्तु रखा है तो वास्तविक गहराई है, कि एक्चुअल में जहां पर रखा है वो उसका वास्तविक गहराई है। लेकिन वस्तु हमें पी डैश पर नजर आ रहा है, आभास हो रहा है पी डैश पर, इसलिए हम इसको ओ पी डैश को आभासी गहराई कह सकते हैं। तो यहां पर मैं एक चीज यदि आपसे कह दूं कि ओपी जो है वो वास्तविक गहराई है। क्या है बच्चों? वास्तविक गहराई है। एक एक स्टेप समझाऊंगा, थोड़ा सा आप समझ दीजिए। इसका मैंने गहराई एच मान लिया। ओपी डैश ये आभासी है, जिसको हम आभास करते हैं, इसलिए आभासी गहराई है, जिसे बच्चों हम एच डैश मानकर चल रहे हैं। ओपी हमारा वास्तविक गहराई है और हमारा ओपी डैश आभासी गहराई। हम आभास कर रहे हैं कि ये वस्तु यहां पर है। इतना सब कुछ क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कोई भी वस्तु हमें दिखाई क्यों दे रहा? क्योंकि वहां से प्रकाश किरणें हमारे आंखों तक पहुंच रही है। तो ये जो बिंदु P है, यहां से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। एक तो सीधा OP दिशा में सीधा चली जाती है और एक हमारा OQ दिशा में जाती है, और जैसे ही सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। पहली जो प्रकाश किरण है P से चलती है O के लंबवत, यहां पे ही अभिलंब है, सीधा उसी दिशा में आगे निकल जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण OQ है, जो पानी से जब वायु में जाती है बच्चों, तो सघन से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। इनके बीच जो कोण बन रहा है वो आपतन कोण आई है। कौन सा कोण? आपतन कोण आई। और फिर बच्चों ये जो आर है वो अपवर्तन कोण है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश किरण, इधर मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ये सघन है, ये अभिलंब है, प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जा रही थी, अभिलंब से दूर हट गई, तो ये आर है, ये आई है।
जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है बच्चों तो अभिलंब से दूर हटती है, ये चीज क्लियर रखना। तो इसीलिए भाई साहब ये दूर हटा, और इसको यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जाकर के ओपी के कहीं ना कहीं एक निश्चित बिंदु पी डैश पर मिलती है। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, पूरा मैं लिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें कि माना एक बिंदु सघन माध्यम है, सघन माध्यम में एक बिंदु पी है जिससे हम विरल माध्यम से इस बिंदु को देख रहे हैं, या ऐसा भी तो कह सकते हैं कि सघन माध्यम में एक बिंदु पी है जहां पर एक छोटा सा वस्तु रखा हुआ है जिसे हम विरल माध्यम से देखते हैं। तो पी से प्रकाश किरण एक पी क्यू दिशा में चलती है ना, सीधा अभिलंब mn, और जैसे ही सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी प्रकाश किरण PO लंबत आपतित होती है और सीधे निकल जाती है। ठीक है, यदि हम इसको पीछे बढ़ाएं और इसको पीछे बढ़ाएं तो यहां पर एक दूसरे को दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। एक प्रकाश किरण OQ दिशा में जाती है, अभिलंब से दूर हटती है क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। एक प्रकाश किरण OP दिशा में जाती, आगे की ओर चल जाती है। अब ये जो अपवर्तित किरण है इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये जो अपवर्तित मतलब पीछे बढ़ाते हैं सॉरी, और ये अपवर्तित किरण इसको पीछे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को P डैश पर मिलते हैं। यहीं पे वास्तविक रूप से हम देखते हैं कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी जो बिंदु P है ये उठा हुआ नजर आएगा, P डैश पर दिखाई देगा। अभी तो पूरा रामायण ही कहानी चल गया भैया, पूरा रामायण ही चल रहा है। ठीक है, तो समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, एक एक स्टेप पे समझाऊंगा। अब इस स्नेल का नियम भी पढ़ा आपने कि भाई साहब आपतन कोण और अपवर्तन कोण में एक निश्चित अनुपात होता है। सब पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। यदि आप कहोगे कि ये जो प्रकाश किरण कहां से जा रही है, वाटर से, तो W/μA एयर में जा रही, हवा में, तो W/μA हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं W/μA, ये कंफ्यूज मत होना, वही चीज है। तो I मतलब आपतन कोण, R मतलब अपवर्तन कोण। इतना क्लियर? आगे देखते हैं। यहां पे जब I है बच्चों, यहां पे जब I है तो यहां पे भी I हो जाएगा। I क्यों होगा सर, ऐसा क्या कारण है कि यहां पर भी I हो जाएगा? ये I और I ये दोनों संगत कोण है। ये दोनों क्या है? संगत कोण है। जैसे दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं समांतर हैं तो ये एकांतर कोण है। I और I, सॉरी एकांतर कोण बच्चों, कौन सा कोण? एकांतर। अंतर में है ना तो एकांतर कोण, अंतर में है तो एकांतर कोण, आगे समझ में भी आएगा। एकांतर कोण, दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, उसे तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये जो अंतर वाले कोण है, मतलब डिफरेंस वाले कोण है, वो एकांतर कोण कहलाते हैं और हमेशा एकांतर कोण बराबर होता है। इसलिए जो I है, ये जो I है, ये दोनों एकांतर कोण है, बराबर है। एकांतर कोण क्यों बराबर है, फिर से मैं समझा रहा हूं बच्चों कि ये जो मेरा I है, ये I एक रेखा, ये देखो आपका MN है, ये जो अभिलंब है, एक अभिलंब यहां पर मैं कह दूं OP है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसको तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, और यहां पे जो बच्चों ये R है, ये हमारा R है, ये भी दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो R है और R ये आपके संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आना चाहिए, बाद में दिक्कत ना हो सके। यदि मैं कह दूं आपसे कि OPQ यानी जो I है और मैं कह दूं PQN दोनों बराबर है, वो I है, वो क्यों है बच्चों? वो एकांतर कोण है। आगे चलकर समझ में आएगा। इसके बाद मैं कह दूं OP'Q, क्या? OP'Q, यहां पर मैं लिखूंगा कोण OP'Q बराबर, कोण OP'Q बराबर कोण MR और QR, MQR बराबर स्मॉल r, ये दोनों संगत कोण है। जरूरत पड़ेगा बच्चों, सब जरूरत पड़ेगा। तो यहां तक यदि क्लियर हो तो आगे हम चलते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, 2-3 मिनट और समय दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा क्या लिखना है, मैंने कहा एक बिंदु P सघन माध्यम में, यहां पर देखो प्रेक्षक विरल माध्यम से देख रहा है, आंख का चित्र मैंने बनाया विरल माध्यम में, यहां से प्रेक्षक देख रहा है। तो इससे P से चलने वाली प्रकाश किरण एक PQ की ओर चलती है, फिर अभिलंब से दूर हट जाती है, QR दिशा में चल जाती है। एक PO की लंबत आपतित होती है, PO सीधा जाती है, और फिर क्या होता है,
हाँ, जो बिना विचलन के OL दिशा में चली जाती है, OL दिशा में चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएं तो P डैश पर मिलती है। अभी हमने आपको कहा अंतः एकांतर कोण ये है I, और ये दोनों भैया संगत कोण है, ये संगत कोण, ठीक है। कौन से कोण? संगत कोण। क्लियर? संगत कोण का मतलब ये मैंने कहा OP डैश Q और MQR ये संगत कोण है। और यदि मैं कह दूं OPQ और यहां पर PQN ये वाला, ये दोनों I एकांतर कोण है। यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब मैं चलूंगा भाई स्नेल का नियम लेकर, बहुत ही सिंपल वे से चलूंगा, ध्यान रखिएगा। स्नेल का नियम कहता है कि जो अपवर्तनांक है वो आपतन कोण के ज्या, मतलब साइन आई, आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण साइन आर। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है बच्चों, कंडीशन ये है कि ये पानी से जा रहा था एयर में, पानी से जा रहा था एयर में। अब मैं आपसे कह दूं कि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि जो म्यू है, जो म्यू है, यदि मैं इसको उलट दूं तो उलटने पर ए म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। उलटने पर कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, यानी मैं इसको उलट दूं तो 1/a म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। यानी यहां पर पानी के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक यानी हवा का अपवर्तनांक, अब यहां पर हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ये उल्टा हो जाता है। तो जब उल्टा हो गया इसमें कोई चेंजेस नहीं, साइन आई बटा साइन आर। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने चेंज क्या किया बच्चों, मैंने पानी से कहा एयर में जा रहा था प्रकाश किरण, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्रमणीयता का सिद्धांत तो ये उल्टा हो गया, पानी से एयर में तो मैंने एयर से पानी में, समझ रहा हूं, उल्टा एयर से वाटर है ना, हवा से पानी। अब मैं यदि इसको ऊपर ले जाना चाहूं तो यदि मैं ए म्यू डब्ल्यू करूं तो 1 को उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, साइन आर बटा साइन आई, ठीक है, साइन आर बटा साइन आई। ये चीज क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर है। अब मैं आर देखूंगा कहां पे है और आई देखूंगा कहां पे है, तो ये मेरा आई है, ये मेरा आर है, ठीक है। अब देखो एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है बच्चों कोण के सामने वाली भुजा लंब और लंब बटा कर्ण। फिर से समझना, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, लंब ओ क्यू और कर्ण हो जाएगा पी डैश क्यू। थोड़ा ध्यान देना, क्या हो जाएगा, ओ क्यू बटा पी डैश क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर देखो आई की बात कर रहा हूं, आई इसके सामने वाली भुजा लंब ओ क्यू बटा पी क्यू, ओ क्यू बटा पी क्यू। ये कहां से आ गया, लोचा नहीं होना चाहिए। डायग्राम यदि समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझा रहा हूं, ये जो आपको एक दिख रहा त्रिभुज ओ पी डैश क्यू, एक त्रिभुज दिखता है ना, कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, बार बार कह रहा हूं, लंब बटा कर्ण, तो ओ क्यू बटा पी डैश क्यू। ये तो लोचा खत्म हो गया। दूसरा त्रिभुज ले लूंगा ओ पी क्यू में, बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, बड़ा वाला त्रिभुज देख लो, नजर फिराओ भाई, 10 बार देखो, बड़ा वाला त्रिभुज, इसके सामने वाला ये जो कोण है इसके सामने वाले भुजा लंब, तो ओ क्यू बटा पी क्यू, ठीक है, ये चीज क्लियर। तो ओ क्यू से ओ क्यू, जब भी बच्चों अंश का हर है तो वो नीचे जाता है पी डैश क्यू, और हर का हर है वो ऊपर जाता है पी क्यू। यहां तक समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, पी क्यू पी डैश क्यू, पी क्यू पी डैश क्यू, या क्यू पी डैश, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, यदि ये जो हमारा क्यू वाला बिंदु अत्यंत पास में हो जाए तो ये जो पी डैश क्यू है ना वो ओ पी डैश के ही बराबर होगा। यदि क्यू अत्यंत पास में आ जाए, यदि क्यू अत्यंत पास में यहां पर आ जाए, ये क्यू यहां पर आ जाए, थोड़ा समझो, यदि ये जो अभिलंब है यहां पे आ जाए तो फिर जो ओ पी डैश है लगभग क्यू पी डैश के बराबर होगा। भाई ये जो बिंदु यहां पर आ जाए तो इसकी लंबाई सेम हो जाएगी। तो फिर हम कह रहे हैं ये जो पी क्यू है ना, ये जो पी क्यू है ना पीओ के बराबर हो जाएगा, पी डैश क्यू है ना तो पी डैश ओ के बराबर हो जाएगा।
बस इतने में ही तो सब काम खत्म। ए म्यू ओपी कितना है हमारा एच और एच डैश। देखो एच जो था वो हमने बताया था वास्तविक गहराई है, एच डैश जो है आभासी गहराई है। लोचा सब खत्म हो गया, व्यंजक हमारा कंप्लीट हो गया। मुद्दा आता है कि सर लिखेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए जरा, मैंने यहां पे किया था कि डब्ल्यू म्यू ए पानी से हवा में जा रहा है तो साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि माध्यम बदल दें, ठीक है, तो ये हमने माध्यम बदला। माध्यम कैसे बदला? पानी से हवा में जा रहा था, इस बार हवा से पानी में ले जा रहे हैं, है ना। तो इसका अपवर्तनांक भी बदल जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक बदल गया तो इसका हम मान रख दिए। फिर देखो जरा यहां पे मान रख दिए, देखो मान रखा हमने, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको ऊपर ले गए तो साइन आर बटा साइन आई। फिर हमने दो त्रिभुज माना था बच्चों, समकोण त्रिभुज OPQ में साइन आई OQ बटा QP, और फिर हमने इसको भी लिया था तो साइन आर OQ बटा QP डैश। वही चीज है, PQ या P डैश Q, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना सर। जैसे मैंने PQ लिखा है, इसमें QP लिखा है, कहोगे सर ये कहां से आ गया? मैंने लिखा था ना P डैश Q और PQ लिखा था, आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कहां से आ गया। फिर मैंने वैल्यू भी पुट की थी, यहां पर देखो वैल्यू पुट कर दी थी, OQ बटा P डैश Q या QP डैश, तो यहां भी मिलेगा ना P डैश Q और QP डैश। OQ से OQ काट दो, ये डैश वाला नीचे आ जाएगा और OQ ऊपर चला जाएगा। फिर मैंने आपको कहा भी कि अत्यंत निकट हो जाए, किंतु O और Q अत्यंत निकट है, Q अत्यंत निकट है। अत्यंत निकट का तात्पर्य क्या बच्चों? डायग्राम में समझो आप, थोड़ा फिर से डायग्राम में आपको समझाना चाहता हूं। ये O और Q पास में हो जाए तो जो OP डैश है वो QP डैश के बराबर हो जाएगा, जो OP का मान है वो QP के मान के बराबर हो जाएगा। यही चीज तो बोला गया कि भाई जो OP है OP के बराबर, QP है वो OP के बराबर हो जाएगा, QP डैश है वो OP डैश के बराबर हो जाएगा। OP का मान है H और OP डैश का मान है H डैश। यही वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध है, इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है। जितना भाई आपके सिलेबस में उतना ही करना है। एक एक स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। इसमें दो त्रिभुज मैंने बताया, समकोण त्रिभुज फिर से समझा देता हूं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। तो दो समकोण त्रिभुज यहां पे मैं आपको एक दिखा देता हूं। एक समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से, कोण यहां पे आपका R दिख रहा है, OP डैश Q नजर आया, और एक इसी को मैं यदि आगे बढ़ा दूं तो एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज यहां पे बन रहा है, ये I बना, तो ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे P, यहाँ पे आपका O और Q, यहाँ पे आपका I। तो छोटा वाला समकोण त्रिभुज ये कोण है, सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण कहलाएगी बच्चों। ये कोण है, सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण कहलाएगी। हम यदि लिखते समय OP को PO लिख दिए या QP को PQ लिख दिए तो गलत नहीं कहलाता। ये चीज हमेशा आप याद रखना, तैयार रखना। और आज के इस लेक्चर में उम्मीद करता हूं आप भी समझ गए होंगे, मजा भी आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।